सर। गुड इवनिंग, क्या हाल है भाई? गुड इवनिंग बढ़िया। सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे यार, क्रिएटिव हो गया। हाँ, तो लास्ट क्लास में हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में बातें कर रहे थे ना। यस हम्म, सर एक अभी डाउट था आप उसमें सर। हाँ जी, बोलो। सर जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है तो सर हाँ, उसमें हम ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, तो सर जैसे एल्युमिनियम डाल देंगे तो सिलिकॉन का और एल्युमिनियम के बीच एक बॉन्ड टूटा हुआ रहेगा। तो हाँ, सर वहाँ पे होल कैसे आएगा? वहाँ पे तो सर सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, तो सर वो नहीं का मतलब है, होल का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन को पाना चाहता है। ठीक है, वो वहां पे कोई चार्ज नहीं है बेसिकली। ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉन के प्रति एफिनिटी है, वो अपना बॉन्ड पूरा करना चाहेगा ना स्टेबल होने के लिए। यस तो उसको जहां यस मौका सर। लगेगा एक इलेक्ट्रॉन खींचने का प्रयास करेगा। ठीक है, ये यस सर। चीज। होल का मतलब है वो पर्टिकुलर सेक्शन जिसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी है, या इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करना चाहता है, पाना चाहता है, वो रीजन को होल का नाम दिया गया। ठीक है। यस सर। हाँ, ऐसा नहीं है कि वहां पे पॉजिटिव चार्ज है। आप चाहे किसी भी तरीके की इम्प्योरिटी मिलाओ, चाहे वो पॉजिटिव मिलाओ या मतलब ट्राईवैलेंट मिलाओ या पेंटावैलेंट मिलाओ, वो पूरा का पूरा जो मटेरियल होगा वो न्यूट्रल ही होगा। ठीक है, यस वो यस पूरा मटेरियल न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि जो भी मिला रहे हो वो आयन तो मिला नहीं रहे उसमें, आप एटम्स को मिक्स कर रहे हो ना, तो वो न्यूट्रल ही रहेगा, उसमें किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं है। यस सर। ठीक है, सर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का डायग्राम वापस बता दीजिए। इंट्रिंजिक। इंट्रिंसिक यस सर। इंट्रिंजिक मतलब जो प्योर है, जैसे सिलिकॉन हो गया, वो प्योर है, तो सिलिकॉन ये नियर बाई 4 सिलिकॉन से जो है वो बॉन्ड बना लिया है, ये हो गया सिलिकॉन 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 की बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, ये तुम्हारा प्योर सिलिकॉन का ब्लॉक हो गया, तो वो इंट्रिंजिक कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये बॉन्डिंग फॉर्म हो गई। ये लाइन से बॉन्ड दिखा रहा है ना, ठीक है ना। Yes. तो ये इंट्रिंजिक कहलाएगा, इसको इंट्रिंजिक कहेंगे। ठीक है, जिसमें प्योर होगा, चाहे वो जर्मेनियम हो चाहे वो सिलिकॉन है, प्योर है, किसी तरीके की कोई इम्प्योरिटी नहीं डाली है, तो उसको इंट्रिंजिक कहेंगे। ठीक है, इसमें जो Yes. कैरियर आएगा वो किसी बॉन्ड के टूटने के कारण आएगा। जैसे मान लो कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ये बॉन्ड टूटा, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो लिबरेट हो गया। ठीक है ना, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी भी आ गई, क्योंकि ये अपना बॉन्ड पूरा करना चाहेगा, तो एक यहाँ पे होल जनरेट हुआ और एक ये इलेक्ट्रॉन हो गया बॉन्ड के टूटने के कारण। ठीक है, तो जो भी हमारे Yes. इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर होंगे
उसमें जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही होल रहेगा, होल और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी वो बराबर रहेगी। लेकिन वही अगर एक्सट्रिंजिक हो गया, यानी कि उसमें आपने इम्प्योरिटी डाल दी, तो अब इम्प्योरिटी पे डिपेंड करेगा कि आपने ट्राइवैलेंट डाली है या पेंटावैलेंट डाली है। अगर पेंटावैलेंट डाली है तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो होल के कंपैरिजन में ज्यादा होएगी, ठीक है। और अगर ट्राइवैलेंट डाल दिया आपने तो होल की जो संख्या होगी दैट विल बी लार्जर एज कंपैरिजन टू द इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। यस सर। और जो भी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल हो, चाहे वो इंट्रिंसिक हो या एक्सट्रिंसिक हो, उन सब में जो कंडक्टिविटी आती है दैट इज बाय द इलेक्ट्रॉन एज वेल एज मूवमेंट ऑफ होल, दोनों के क्यूमुलेटिव इन्फ्लुएंस में। जैसे हम लोगों ने जो है वो जब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बातें कर रहे थे तो वहां पे आपको ओम्स लॉ बताया गया था ना, जे दैट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई के रूप में, है ना। जहाँ पे सिग्मा क्या था, कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, यस सर। कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, है ना। तो सिग्मा को अगर लिखना चाहेंगे तो इधर में हम लोग जे बाई ई से लिख सकते हैं, है ना। जे आपको मालूम है कि यानी वी डी से लिखा जाता है, तो यानी वी डी बाई ई, हाँ सर। है ना। तो वी डी बाई ई को बोलते हैं मोबिलिटी। तो एन ई और म्यू, म्यू जो है इट इज नोन एज मोबिलिटी, मोबिलिटी। तो चूंकि जो हमारे मेटल्स होते हैं उसमें जो करंट का कैरियर है वो केवल इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी कंडक्टिविटी को लिखने का तरीका क्या, फॉर मेटल, मेटल के लिए जो कंडक्टिविटी होगी सिग्मा वो लिखी जाएगी एन, जहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ना, इंटू ई इंटू म्यू, ठीक है ना। ई जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, म्यू जिसको नाम दिया गया मोबिलिटी का। लेकिन सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी आ रही है दैट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल, ठीक है ना। तो फॉर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल मटेरियल कंडक्टिविटी जो होगी ये लिखी जाएगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी लिख दिया इसको, इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंटू म्यू, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी प्लस नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब होल जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी रख रहा है, तो अगर इसको चार्ज के करस्पॉन्डिंग भी अगर हम लोग दिखावें तो एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर का ही, तो एच, एन एच इंटू ई इंटू म्यू एच से लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे यानी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एन एच है नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और म्यू ई है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और म्यू एच है मोबिलिटी ऑफ होल, ठीक है। इंट्रिंजिक अगर हमारा सेमीकंडक्टिंग मटेरियल होगा इन केस ऑफ इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल
आपको मालूम है कि जितने बॉन्ड टूटेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर जनरेट होगा भाई, है ना। तो यानी और NH ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। और मान लो कि इसको हम Ni का नाम दे देते हैं। Ni इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो दूसरे किसी भी मटेरियल के लिए जो हमारा एक्सट्रिंसिक होगा, फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, ये एनाइलेट कर लिया ना अपनी तरफ से, एक नाम दे दिया। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो हमेशा Ni के स्क्वायर के बराबर, है ना, ऑलमोस्ट होता है। तो कभी कभी इस पे प्रॉब्लम भी आते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। जिसमें अक्सर करके Ni के बारे में तो इंफॉर्मेशन रहेगा, और आपको प्रॉब्लम में कह दिया कि एक पी टाइप का सेमीकंडक्टिंग मटेरियल बनाया गया जिसमें होल की संख्या इतनी है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे वो बताना। तो आप इस रिलेशन से जज कर सकते हैं कि व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन दैट पर्टिकुलर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है भाई। हेलो। यस सर। अब आप बात कर लेते हैं पीएन जंक्शन का। स्लाइड करूं ऊपर इसको? सर 2 मिनट नोट करना है। हाँ। लिख लिया? यस सर। यस सर। पीएन जंक्शन अब मान लो कि हमारे पास एक पर्टिकुलर सिलिकॉन का या जर्मेनियम का ब्लॉक है, इस तरीके का। समझने की सुविधा के लिए एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक के रूप में हम इसको रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। एक सिलिकॉन का या फिर जर्मेनियम का जो है हमारे पास ब्लॉक है, और इसको हमने क्या किया कि इसके इधर वाले पोर्शन में हमने जो है वो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी डाल दी। इधर में ट्राईवैलेंट और इधर में हमने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स कर दी, ठीक है भाई। तो इधर का जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल बनेगा लेफ्ट साइड का, ये पी टाइप का हो जाएगा। यस सर। और इधर का जो मटेरियल होगा वो हमारा एन टाइप का बन जाएगा। पी टाइप का मतलब इधर में जो होल होंगे उनकी संख्या ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू द इलेक्ट्रॉन्स, और इस साइड में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे एज कंपेरिजन टू द होल्स। हाँ, तो उसी चीज को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इधर में होल दिखा दिया हमने ये, और इलेक्ट्रॉन को कम दिखा दिया, 2 दिखा दिया, ठीक है। बस सिंबॉलिक चीज से समझिए इसको। और इधर में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए भाई, है ना।
और होल कम हो गया। क्लियर है इतनी बात? यस सर। अब अगर आप देखें तो इधर में जो होल्स हैं उनकी संख्या ज्यादा है, इधर में इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या ज्यादा है। तो जो ये कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस के कारण क्या होगा कि इधर के होल, लेफ्ट साइड के जो होल हैं वो राइट सेल में साइड में माइग्रेट करेंगे और इधर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर की तरफ माइग्रेट करेंगे। ठीक है, ड्यू टू द कंसंट्रेशन डिफरेंस लेफ्ट साइड से जो होल है वो राइट साइड में जाएगा और राइट साइड का जो इलेक्ट्रॉन है वो लेफ्ट साइड में जो है वो मूव करेगा। ठीक है, उसका इफेक्ट क्या आएगा, इधर का जो मटेरियल है वो पहले से दोनों साइड का मटेरियल न्यूट्रल था भाई। यस सर। दोनों साइड का मटेरियल न्यूट्रल था। अब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गए तो इधर वाला जो है वो निगेटिवली चार्ज हो गया, है ना, और इधर वाला जो सेक्शन होगा वो उसी के करेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव चार्ज पा जाएगा। यस सर। ठीक है भाई, तो जो ये कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, उस डिफरेंस के कारण जो होल और इलेक्ट्रॉन का एक साइड से दूसरी साइड को माइग्रेशन होगा, उसका इफेक्ट ये आएगा कि पी साइड का जो हमारा मटेरियल है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और एन साइड का जो मटेरियल है वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज एक दूसरे से सेपरेटेड प्लेस हो गए तो इस बीच का जो रीजन है, इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी ना, जो इधर से इधर की तरफ होगी। बोलो भाई, ठीक है क्या? यस इधर से इधर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी जिसका डायरेक्शन किधर से किधर को होगा, एन साइड से पी साइड के, हाँ, एन साइड से पी साइड की तरफ। ठीक है ना? यस सर। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट देखिए कि क्या होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होल पे जो फोर्स लगाएगा वो तो इधर की तरफ लगाएगा और इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगाएगा वो इधर की तरफ लगाएगा। इलेक्ट्रॉन पे इधर फोर्स लगेगा और होल पे जो फोर्स लगेगा वो इस साइड में लगेगा। ठीक है ना भाई? यस सर। अब जो ज्यादा एनर्जेटिक होल होंगे या ज्यादा एनर्जेटिक जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही अब इधर से इधर को जा पाएंगे या इधर से इधर को जा पाएंगे। यस सर। ठीक है, तो जैसे जैसे ये रीजन में चार्ज अकुमुलेट होता जाएगा वैसे वैसे जो माइग्रेशन था वो माइग्रेशन जो है उसका रेट कम होता जाएगा। क्लियर? जी सर। यस सर। और एक सिचुएशन ऐसी मिलेगी जब ये होल और इलेक्ट्रॉन का जो माइग्रेशन है वो बहुत ही स्लो हो जाएगा। ठीक है, यस। एक तो ये आपके पास ऑब्जर्वेशन बन रहा है। दूसरा क्या है कि मान लो कि ये जो पर्टिकुलर रीजन है, जिस रीजन में हमारा चार्ज अकोमुलेट हुआ जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, यहाँ पे भी तो थर्मल एजिटेशन के कारण जो है बॉन्ड टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर जनरेट होगा। बॉन्ड टूटने के कारण इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर जनरेट होगा यहाँ भी। यस सर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पे जनरेट हुआ ड्यू टू द ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड, उस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा इधर को और होल पे फोर्स लगा इधर को, तो वो इलेक्ट्रॉन जो इधर से बीच में टूटा बॉन्ड उसके कारण ये इलेक्ट्रॉन बाईं तरफ और होल जो होंगे वो दाईं तरफ माइग्रेट करेंगे। यस सर। ठीक है, मान लो कि किसी समय पे ये पर्टिकुलर जो रीजन है वो एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस के साथ स्टेब्लिश हो गया। ठीक है, तो भी
अभी भी कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जो इधर से इधर को जा रहे होंगे, कुछ होल होंगे जो इस साइड से इस साइड को जा रहे होंगे, ड्यू टू द कंसंट्रेशन डिफरेंस। यस और उसके इन्फ्लुएंस में अगर करंट देखोगे तो करंट जो होगी वो पी साइड से एन साइड की तरफ होगी, है ना। इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी जिसको होल कह रहे हैं, जिसे हम मान रहे हैं कि इट इज गोइंग टू बिहेव लाइक ए पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बेसिकली वो पॉजिटिव चार्ज नहीं है, बट हम एज्यूम कर रहे हैं कि इट इज गोइंग टू बिहेव लाइक ए पॉजिटिव चार्ज। तो आपके पास जानकारी है कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में या निगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट होती है भाई। तो जो होल का इधर से इधर को माइग्रेशन हुआ, लेफ्ट साइड टू राइट साइड, और इलेक्ट्रॉन का जो राइट साइड से लेफ्ट साइड को माइग्रेशन हुआ, उसके कारण आपको इस रीजन में करंट मिली जिसका डायरेक्शन किधर से किधर को है, पी साइड से एन साइड को। यस सर इस करंट Yes, को sir. आप बोलते हो डिफ्यूजन करंट। ठीक है, जो कंसंट्रेशन ऑफ होल और इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस के इन्फ्लुएंस में करंट आती है, जिसका डायरेक्शन पी साइड से एन साइड की तरफ है, उस करंट को हम क्या नाम दिए, डिफ्यूजन करंट। ठीक है भाई, डिफ्यूजन जी करंट सर का मतलब क्लियर। हाँ, यस सर। अब देखो दूसरा सिचुएशन देखो, जो इस रीजन में बॉन्ड्स टूट रहे हैं, उन बॉन्ड के टूटने के कारण इलेक्ट्रॉन दाहिनी तरफ जा रहा है और होल जो है बाईं तरफ जा रहा है। तो होल के मूवमेंट के डायरेक्शन में या इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फिर से आपको इस सेक्शन पे एक करंट इधर से इधर को भी मिलेगी, एन साइड से पी साइड को। हाँ, एन साइड से पी साइड को भी एक करंट मिल रही है आपको, जो बॉन्ड के ब्रेकेज के कारण जो चार्ज क्रिएट हो रहा है, उसके इन्फ्लुएंस में जो करंट है उसको आप नाम देते हैं ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, एक सिचुएशन ऐसी डेवलप होगी, ऐसा अपीयरेंस में आएगा, जब इतना यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर आ जाएगा जिसमें कि डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, उसको आप Yes, sir. इक्विलिब्रियम के रूप में जो है वो रिकॉग्नाइज करेंगे। और ये जो रीजन है, जिस रीजन में हमारा चार्ज अकोमुलेट हुआ है, इसको हम डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर कहते हैं, जिसके बीच अगर देखा जाए तो पी साइड का पोटेंशियल लोअर है, एन साइड का जो पोटेंशियल है वो हायर है। एन साइड का पोटेंशियल हायर है, पी साइड का जो पोटेंशियल है वो लोअर है। ठीक है ना, एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा और इस रीजन को क्या नाम दिया गया, डिप्लीशन रीजन। या इसको डिप्लीशन लेयर भी कहते हैं। ठीक है, दो ये जो डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर है, इसकी थिकनेस बहुत कम होती है, बट एक रीजन यहाँ पे जंक्शन पॉइंट पे जो है वो डेवलप हो जाता है, और इक्विलिब्रियम में डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों जो होती हैं वो बराबर हो जाती हैं। ठीक है, यस सर। क्लियर है इतनी बात। यस sir. सर ये अगर हमारा जो सिलिकॉन वाला अगर बेस था, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल जो है वो सिलिकॉन अगर यूज किया है इस पर्टिकुलर जंक्शन को प्रिपेयर करने के लिए,
तो इस जंक्शन के द्वारा जो वोल्टेज ऑफर करा जाता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.7 वोल्ट, और जो जर्मेनियम का यूज करेंगे तो वो 0.3 के आसपास होता है। पर सिलिकॉन जंक्शन पॉइंट 7 वोल्ट पर जर्मेनियम जंक्शन वोल्टेज अक्रॉस जंक्शन इज 0.3 वोल्ट। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, ये दोनों इंफॉर्मेशन याद रखना है ना। अक्सर करके प्रॉब्लम में दिया नहीं जाता है ना, तो कौन सा जंक्शन है, किस मटेरियल का है, सिलिकॉन का है कि जर्मेनियम का है, उसके करस्पॉन्डिंग आप वोल्टेज का जो ड्रॉप है इस जंक्शन के करस्पॉन्डिंग वो 0.7 और 0.3 का कंसिडरेशन में लेंगे। ठीक है, ये पूरी वर्किंग क्लियर है, इसको बस डिक्टेट कर दूं, लिख लेंगे आप? यस सर। यस चलिए नोट Yes, करिए, sir. है ना। व्हेन, मैं लिखूं या बोलूं? Sir, सर लिख धीरे दीजिए, हाँ? बोल दीजिए। लिख दीजिए सर, बोल सर दीजिए सर। धीरे धीरे बोल दीजिए। व्हेन, लिखो व्हेन we drop a semiconducting material on one side by trivalent impurity and on other side with pentavalent impurity, we observe that due to the concentration difference holes from P side migrates towards N side and electron from N side migrates toward P side. Due to which P side become negatively charged and N side positively charged. And an electric field is developed
from N side to P side, at the junction region. At the junction region. This region is known as depletion region. This region is known as depletion region. ठीक है भाई, लिख लिया? Yes, यस sir. सर अब डिफ्यूजन करंट लिखिए। डिफ्यूजन करंट although there is a potential difference at the depletion region, although there is a potential difference in depletion region, there are some energetic hole as well as electron which can cross this potential as- barrier, as well as electron which can cross this potential barrier. Due to which we observe a current from P side to N side which is known as diffusion current. ठीक है भाई? डिफ्यूजन करंट का मतलब क्लियर है? यस Yes, सर sir. ड्रिफ्ट करंट लिखिए। Due to the breakage of bond, due to the breakage of bond in depletion region, electron and hole pairs are generated. These electrons move towards P side, N side. These electrons move towards N side and holes towards P side.
due to electric field in this region. Which generates a current from N side to P side. N side to P side. This current is known as drift current. ठीक है? When the equilibrium is reached, सर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के बाद क्या लिखा था आपने, मतलब बोला था? due to the electric field बोला होगा, due to the electric field which creates a current from N side to P side, which Yes. is known as drift current. When equilibrium is reached, I diffusion equals to I drift, है ना? दोनों करंट बराबर हो गई, ठीक है? तो जंक्शन के थ्रू मूवमेंट ऑफ द चार्ज है, लेकिन आप कोई करंट नहीं ऑब्जर्व करेंगे आफ्टर सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है? और ये दोनों जो करंट जो होती हैं वो कुछ माइक्रो एम्पियर में होती है ना भाई, बहुत छोटी है, ठीक है? बट है, क्लियर है बात दोनों? यस सर। और ये जो जंक्शन है इसी को हम लोग बोलेंगे पीएन जंक्शन, ठीक? जब पीएन जंक्शन को हमको सर्किट में दिखाना है तो उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो है पीएन जंक्शन का, वो एक ट्रायंगल और उसके आगे एक ऐसे लाइन बना देंगे। ये हमारा सर्किट में पीएन जंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है ना? क्लियर है भाई? ये सिंबल जहां भी आपको दिखेगा सर्किट में, इसका मतलब है पीएन जंक्शन। और इसमें भी ध्यान रखना है कि जो ट्रायंगल वाला साइड है ये पी साइड होता है और ये जो लाइन वाला साइड है ये एन साइड होता है, ठीक है? यस सर। अब आइए बात करते हैं बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, यानी कि दो तरीके से हम पीएन जंक्शन की जो है वो वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं और दोनों के इन्फ्लुएंस में उसकी क्या प्रॉपर्टी आ रही है उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। एक बार हम क्या कर रहे हैं कि पी साइड का पोटेंशियल हायर करते हैं एज कंपैरिजन टू द एन साइड, इसको बोलेंगे फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है? और अगली बार हम लोग एन साइड का पोटेंशियल हायर करते हैं एज कंपैरिजन टू द पी साइड, ठीक है? उसको बोलेंगे रिवर्स बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्लियर? यस सर। फॉरवर्ड बायसिंग सर वो जो उसमें आया था ओम्स लॉ में एक था का ग्राफ डायोड का, उसमें बना भी फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग का केस। हाँ बना रहा है अभी ग्राफ बना रहा है, ठीक है? फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब हो गया कि यू आर गोइंग टू पुट द पी साइड एट हायर पोटेंशियल एज कंपैरिजन टू एन साइड। केवल समझने के लिए अभी हम जो ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन शुरू में बनाए थे पीएन जंक्शन का वो बना रहे हैं, ठीक है? लेकिन सर्किट में इस तरीके का ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन नहीं बनाना है, ब्लॉक इसकी जगह पे ये वाला ही सिंबल डालना है, ठीक है?
ये हमारा पीएन जंक्शन हो गया भाई, ये पी साइड है जिधर में होल ज्यादा है, और इधर में ये एन साइड है ना, ठीक है भाई। इधर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे डेवलप हो गया है, पी साइड का पोटेंशियल कम है, एन साइड का पोटेंशियल ज्यादा है ना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर से इधर को है, ठीक है भाई। सर पी ज्यादा है या एन ज्यादा है फॉरवर्ड बाइसिंग में? अरे अभी तो जंक्शन बनाया है, जंक्शन ओके में सर। यही ना सिंबल बनाया था आपको कि पी साइड का पोटेंशियल कम था और एन साइड का ज्यादा था, यस सर। ठीक है। अब हम वोल्टेज अप्लाई करने जा रहे हैं, तो फॉरवर्ड बायसिंग के लिए बताया आपको कि पी साइड का पोटेंशियल हमको ज्यादा रखना है एज कंपैरिजन टू एन साइड के पोटेंशियल के, ठीक है भाई। तो अब हम यहाँ पे दोनों के बीच वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। ये हमने एक सेल ले लिया और वेरिएबल करने के लिए मान लो एक रजिस्टर भी लगा दे रहे हैं, चलो ठीक है। वोल्टेज को बदलने के लिए हम एक रजिस्टर भी लगा दे रहे हैं, ठीक है भाई। तो अब इधर का पोटेंशियल जो है हमने हायर कर दिया इधर के कंपैरिजन में, तो होगा क्या कि जो ये पोटेंशियल डिफरेंस इस जंक्शन पे था वो पोटेंशियल डिफरेंस अब कम होगा, लो यस सर। मान लो कि Yes. पहले जब ये अनबायस था, किसी तरीके का कोई हमने जो है कनेक्शन नहीं दिया था, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज था दैट वाज वी नॉट, मान लिया। अब आपने V का वोल्टेज अप्लाई कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा ना, क्योंकि आपने इधर का पोटेंशियल बढ़ाया है इधर का घटाया है। एक्सटर्नली जो अप्लाइड वोल्टेज है उसकी बात कर रहा हूं। Yes, sir. यस तो जब ये पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया ये दोनों लेयर के बीच का, तो आपको क्या मिलेगा कि अब जो कम एनर्जेटिक होल या इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी अब उस पोटेंशियल डिफरेंस को पार कर जाएंगे। सर अब समझ में आया। हेलो, क्या बोली? सर ये समझ नहीं आया जो अभी आपने बताया। मान लो कि पहले V नॉट का पोटेंशियल डिफरेंस था, तो जिसकी एनर्जी E इंटू V नॉट से ज्यादा होगी वही इसको क्रॉस कर पा रहा होगा ना। जी सर। अब पोटेंशियल आपने V इधर से लगा दिया जो कि मान लो कि V नॉट से छोटा है, तो V नॉट माइनस का V पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ना यहाँ पे। जी सर हो गया। तो अब जो होल या इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी V नॉट माइनस V से ज्यादा होगी वो क्रॉस कर जाएंगे। यस सर कर तो जाएंगे। अब ज्यादा जाएंगे क्योंकि अब तो पोटेंशियल बैरियर छोटा हो गया ना। हाँ जी सर। मान लीजिए आपको जो है एक ऊंची कूद में जाना है, कुछ लोग जो है वो ज्यादा कूद सकते हैं, कुछ लोग कम कूद सकते हैं, ठीक है। तो आप पहले मान लो कि ऊंचाई को 3 फीट का रखा होगा, तो मान लो कि 100 लोग उसमें से कूदने वाले थे, तो हो सकता है कि उसमें 5 ही लोग कूद पाए होंगे, यस Yes, sir. ठीक है। और अब घटा के उसको 2 फीट का कर दिया, तो अब 20 कूद जाएंगे, हैं? जी सर। यस अब घटा के उसको 1 फीट कर दिया, तो हो सकता है आप 75 कूद जाए, यस सर। Yes. ठीक है। और मान लो कि अब फिर कूदने की प्रतियोगिता ही खत्म कर दी गई, ठीक है। तो अब क्या हो गया, जी। सपाट कर दिया जमीन, तो सब लोग पार कर जाएंगे उस पर्टिकुलर रीजन को। यस सर। तो अगर मान लो कि आपने जो यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया वो अगर V नॉट से बड़ा कर दिया भाई,
तो बी नॉट से बड़ा कर दिया तो अब फटाफट इधर से होल, इधर से इलेक्ट्रॉन जाना शुरू कर देंगे। यस सर। यस सर। ठीक है। और मान लो कि अब भी को इससे बड़ा कर दिया, यानी कि आपने आपने क्या किया कि कुछ लोगों को जो है एनर्जी ड्रिंक भी पिला दिया। हाँ, एनर्जी ड्रिंक भी, पहले तो जमीन को समतल कर दिया, फिर एनर्जी ड्रिंक पिला के कहा कि चलो भाई अब दौड़ो। तो अब जल्दी से ज्यादातर लोग क्रॉस कर जाएंगे उसको, संख्या बढ़ जाएगी। यस सर। यस। ठीक है ना। तो अगर ये वी को हम बड़ा कर देंगे वी नॉट से, तो इधर से ये अब सपोर्ट भी करने लगा ना ये वोल्टेज इन होल और इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन को। यस सर। ठीक है। तो इसका इफेक्ट क्या आएगा भाई कि जैसे जैसे आप ये वोल्टेज बड़ा करते जाओगे, वैसे वैसे इधर से जो इधर को जाने वाले होल हैं या इधर से इधर को जाने वाले इलेक्ट्रॉन है, उनकी संख्या ज्यादा मिलेगी। क्लियर है। जी सर। यानी कि डिफ्यूजन करंट बढ़ती जाएगी। यस सर। डिफ्यूजन करंट जो होगी वो बड़ी होगी। ड्रिफ्ट करंट किस पे डिपेंडेंट थी भाई? ड्रिफ्ट करंट तो इस बात पे डिपेंडेंट थी कि कितने बॉन्ड टूट रहे हैं इस रीजन में, है ना। यस सर। बॉन्ड का टूटना टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। ठीक है। अनलेस अदरवाइज आपने बहुत बड़ी फील्ड नहीं अप्लाई करी तो। ठीक है ना। तो बॉन्ड का टूटना टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, तो कितने इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर जनरेट हो रहे हैं इस रीजन में, जिसको डिप्लीशन रीजन कह रहे हैं, वो तो एज इट इज है। तो ड्रिफ्ट करंट में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन डिफ्यूजन करंट बढ़ गई तो आपको इस जंक्शन में एक करंट दिखेगी पी साइड से एन साइड को। यस। यानी कि आपको इस जंक्शन के थ्रू करंट का अपीयरेंस होगा। क्लियर है बात? यस ठीक है। यानी कि हमारा जंक्शन कंडक्ट करेगा। डिफ्यूजन लिखा था ना। हाँ, डिफ्यूजन करंट इज ग्रेटर देन ड्रिफ्ट करंट। ठीक है। जब फॉरवर्ड बायसिंग करी आपने तो डिफ्यूजन करंट बड़ी हो गई ना ड्रिफ्ट करंट से, तो नेट आपको एक करंट मिल गई पी साइड से एन साइड को। यस सर। ठीक है। यस। यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग में हमारा ये पर्टिकुलर जंक्शन जो है क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। ठीक है। इन फॉरवर्ड बायसिंग पीएन जंक्शन कंडक्ट। समझ में आ रहा है भाई? यस सर। अब ये जो करंट है जो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं और जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया, उसके बीच अगर ग्राफ बनाएंगे तो जब तक आपका जो अप्लाइड वोल्टेज है इस भी नॉट से छोटा रहेगा, तब तक तो जो करंट का आप ऑब्जर्वेशन पाते हैं वो बहुत धीरे धीरे बढ़ता हुआ पाते हैं ना, बहुत धीरे धीरे राइज करता है। और जैसे ही ये बड़ा होता है एक कंसिडरेबल राइज इन दिस पर्टिकुलर करंट आप ऑब्जर्व करते हैं। तो ये फॉरवर्ड बायसिंग में हमारा करंट और वोल्टेज के बीच का ग्राफ हो गया फॉर द पीएन जंक्शन। ठीक है। जी सर। ये जो जंक्शन है वो नॉन लीनियर ग्राफ बनता है करंट और वोल्टेज के बीच का। ये फॉरवर्ड बायसिंग का सिचुएशन हो गया। क्लियर है? लिखने की जरूरत नहीं है बात। नो। मेन पॉइंट क्या ध्यान रखना है, इन फॉरवर्ड बायसिंग पीएन जंक्शन कंडक्ट। सीधी सीधी बात। अब आइए रिवर्स बायसिंग की करते हैं बात। रिवर्स बायसिंग
फॉरवर्ड बायसिंग में आपको ध्यान क्या रखना है कि पोटेंशियल PN ऑफ जंक्शन साइड इज हायर देन द पोटेंशियल ऑफ एन साइड, है ना। इन फॉरवर्ड बायसिंग पोटेंशियल ऑफ हेलो हेलो, हाँ जी, जी बोल रहा हूँ, बताएं। अगर हाँ जी, आप अगर 1 घंटे बाद बात करते तो ज्यादा अच्छा रहता मेरे लिए। अभी मैं क्लास ले रहा था। हाँ, कल कर लीजिए। ठीक। इन फॉरवर्ड बायसिंग पोटेंशियल ऑफ पी साइड is kept higher than n साइड, ठीक है। यानी Yes. कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड में जोड़ना है, नेगेटिव साइड एन साइड में जोड़ना है, ठीक है। और ये कंडक्ट कर रहा है। अब रिवर्स बायसिंग में आते हैं। ये तुम्हारा पीएन जंक्शन हो गया भाई, ये डिप्लीशन रीजन हो गया। ये मान लो कि पी साइड है, होल होल होल, ये इलेक्ट्रॉन इधर में जाते, ठीक है। एक पोटेंशियल डिफरेंस है, वी नॉट का पोटेंशियल डिफरेंस है, जो कि यहाँ पे इस जंक्शन की अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, कौन से मटेरियल का बना है उस पे। अब आपने किया क्या कि एक वोल्टेज अप्लाई किया, पी साइड का पोटेंशियल लोअर रखा है एज कंपेरिजन टू एन साइड के, है ना। एन साइड का पोटेंशियल ज्यादा कर दिया, बैटरी ऐसे जोड़ दिया, तो इसको रिवर्स बायसिंग कहेंगे, ठीक है भाई। यस यस सर। सर। अब आपने जो एक्सटर्नली वोल्टेज अप्लाई किया वो क्या किया, अब इधर का पोटेंशियल और बढ़ा दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस अब बढ़ के कितना हो गया, पहले वी नॉट था, अब वी नॉट प्लस वी हो गया, है ना। यस सर। ठीक है। अब इतना पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करने के लिए रिक्वायर्ड जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी रखने वाला ही इलेक्ट्रॉन अब पार कर पाएगा ना। यस सर। पहले केवल ईवी नॉट की एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, अब जिसकी वी नॉट प्लस वी की एनर्जी होगी वो क्रॉस करेंगे। यस सर। ऐसे इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाएगी कि नहीं। यस सर। यस सर। इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाएगी, यानी कि डिफ्यूजन करंट घट जाएगा। यस सर। डिफ्यूजन करंट Yes, sir. घट गया, लेकिन ड्रिफ्ट करंट तो भाई डिपेंडेंट है इस पे कि बॉन्ड कितने टूट रहे हैं इस रीजन के, उसकी संख्या तो एज इट इज रहेगी, क्योंकि टेम्परेचर में आप कोई बड़ा चेंज तो कर नहीं रहे हैं, है ना। Yes. यस सर। ठीक है, तो ड्रिफ्ट करंट एज इट इज रहेगी, जो कि पहले से माइक्रो एम्पियर में थी, है ना। यस सर। तो डिफ्यूजन करंट कम हो गई, ड्रिफ्ट करंट एज इट इज रही, तो अब क्या मिला आपको कि डिफ्यूजन करंट लेस देन ड्रिफ्ट करंट हो गया।
बोलो भाई, ठीक है क्या? पहले बैलेंसिंग था, इक्विलिब्रियम था, दोनों बराबर थे। अब क्या हो गया? ड्रिफ्ट करंट बड़ी हो जाएगी ना डिफ्यूजन करंट से, तो Yes, sir. आपको एक करंट मिलेगी इधर से इधर को, एन साइड से पी साइड को एक करंट मिलेगी, लेकिन वो करंट अपने आप में ही बहुत छोटी होगी, क्योंकि पहले ही से ड्रिफ्ट करंट जो है माइक्रो एम्पियर में था, तो जो डिफरेंस होगा वो तो और भी कम मिलेगा ना भाई। Yes, sir. बोलो, क्लियर है बात? Yes, sir. यानी कि Yes. ऑलमोस्ट निग्लेक्जिबली स्मॉल करंट मिलेगी, ठीक है। एंड इतनी करंट जिसको हम जनरल डिस्कशन में निग्लेक्ट कर देते हैं। हाँ, तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या आएगा कि जब हमारा जो है पीएन जंक्शन रिवर्स बायसिंग में होगा, यानी कि हम पी साइड का पोटेंशियल हायर देन द एन साइड रख रहे होंगे, उस समय इस जंक्शन के थ्रू करंट ऑलमोस्ट निग्लेक्जिबल होगी, जिसको कि हम लोग अगर ग्राफ में दिखाना चाहें तो इस तरीके से दिखा सकते हैं कि ये करंट ऑलमोस्ट जो है रिवर्स बायसिंग, नेगेटिव पोटेंशियल गया तो ऑलमोस्ट निग्लेक्जिबल, ठीक है। Yes, sir. वोल्टेज निगेटिव करके इधर दिखा रहा है, ठीक है, पी साइड का वोल्टेज निगेटिव कर दिया। हाँ, लेकिन मान लीजिए कि हम ये वोल्टेज बड़ा करते जाएं, बड़ा करते जाएं, बड़ा करते जाएं इसको, तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा जब ये पर्टिकुलर वोल्टेज इतना होगा जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इतनी बड़ी हो जाएगी कि यहाँ पे जो बॉन्ड्स हैं वो टूटना शुरू कर देंगे, है ना। बोलो भाई, बॉन्ड का टूटना शुरू हो जाएगा। जैसे ये सिचुएशन अपीयरेंस में आएगी, आपको ड्रिफ्ट करंट में एक ड्रास्टिक इंक्रीमेंट मिलेगा, है ना, और एकाएक आपको ड्रिफ्ट करंट जो है वो बढ़ी हुई मिलेगी, ये बहुत तेजी से राइज होती हुई। इसको आप अवलांच रीजन कहते हैं या जेनर रीजन कहते हैं। जनरली जो हमारे पीएन जंक्शन है वो इस रीजन में वर्क करने के लिए डिजाइन नहीं होते हैं। इस रीजन में वर्क करने के लिए कुछ स्पेसिफिक पीएन जंक्शन डिजाइन करा जाता है, जिसको स्पेसिफिक नाम दिया जाता है जेनर डायोड, ठीक है ना। तो इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, अभी चल के थोड़ा, ठीक है। अभी हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या बना कि अगर हमारे द्वारा इधर में अप्लाइड जो वोल्टेज है वो इतना बड़ा नहीं है कि इस जंक्शन का ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाए, तो रिवर्स बायसिंग में जंक्शन के थ्रू करंट जीरो होगी, ठीक है भाई, निग्लेक्जिबल होगी, प्रैक्टिकली जीरो होगी। यस सर। इन रिवर्स बायसिंग potential of n side is higher than potential of p side. General purpose junction जंक्शन से मेरा मतलब पीएन जंक्शन does not conduct in reverse biasing, ठीक है भाई। तो ये आपके पास ऑब्जर्वेशन बन गया कि जनरल में अगर आप देखेंगे तो हमारा जो पीएन जंक्शन है वो केवल फॉरवर्ड बायसिंग में कंडक्ट करेगा,
रिवर्स बायसिंग में कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है भाई। यस यानी कि Yes, पी sir. साइड का जब पोटेंशियल आप हायर रखेंगे एन साइड से, तो इसके थ्रू करंट होगी, फॉरवर्ड बायसिंग हो गया। और जब पी साइड का पोटेंशियल आप कम रखेंगे एन साइड से, यानी कि ये माइनस ये प्लस, नो करंट। ठीक है भाई, क्लियर है इतनी बात? Yes, sir. यही जो प्रॉपर्टी है हमारे पीएन जंक्शन का, वो इसको एज ए रेक्टिफायर वर्क कराती है ना। ऐसा कोई भी डिवाइस जो यूनिडायरेक्शनल करंट केवल फ्लो करावे, उसको डायोड कहते हैं। यानी कि पीएन जंक्शन जो होगा, दैट इज गोइंग टू वर्क लाइक ए डायोड, है ना। यस सर। Yes, sir. पीएन जंक्शन वर्क्स लाइक डायोड। अब यही जो प्रॉपर्टी है, उससे आप इससे रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, है ना। रेक्टिफिकेशन के लिए आप पीएन जंक्शन को यूज कर सकते हैं। रेक्टिफिकेशन मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का जो फिनोमिना है, उसको रेक्टिफिकेशन कहेंगे, और जो डिवाइस आप यूज करेंगे उसको रेक्टिफायर कहेंगे। ठीक है भाई। तो पीएन जंक्शन कैन बी यूज एज ए रेक्टिफायर। ठीक है भाई। Yes, sir. रेक्टिफायर का मतलब बताओ, क्या बोले? There are device which converts AC into DC. विच ओनली परमिट यूनिडायरेक्शनल करंट। ठीक है, वो रेक्टिफायर हो गया। तो हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर की तरीके से कैसे वर्क करेगा वो समझ लो। ये मान लो कि तुम्हारा एक ट्रांसफार्मर हो गया। ट्रांसफार्मर को सर्किट में दिखाने का ये सिंबल होता है ना। ठीक है भाई। और ये जो प्राइमरी है, इसके क्रॉस आपने सोर्स को लगाया है, ये हमारा प्राइमरी हो गया, और ये सेकेंडरी हो गई। सेकेंडरी कॉइल के साथ आपने एक डायोड यूज कर लिया, और यहाँ पे आपने एक लोड रजिस्टर लगा दिया, और जिसका दूसरा सिरा आपने यहाँ पे जोड़ दिया। इनपुट वोल्टेज या करंट दोनों में से किसी को भी अगर प्लॉट करें, तो वो हमारा तो इस तरीके से होगा भाई। एसी है, Yes, sir. ये इनपुट है। अब देखो होगा क्या। जितने ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए इसका पोटेंशियल इसके कंपैरिजन में हायर होगा, ये हमारा डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में होगा। Yes, sir. जब
जितने ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए इसका पोटेंशियल इस वाले इंड का पोटेंशियल इस वाले इंड से ज्यादा होगा, तो पी साइड का पोटेंशियल एन साइड से ज्यादा हो गया, तो हमारा Yes, sir. ये पीएन जंक्शन जो हो गया फॉरवर्ड बायसिंग में हो गया, ये कंडक्ट करेगा, और जब ये कंडक्ट करेगा तो हमारे इस रजिस्टर के थ्रू करंट ऊपर से नीचे को फ्लो करेगी ना भाई। Yes, sir. यानी कि हाफ ऑफ द साइकिल जब तक इसका पोटेंशियल हायर है तब तक हमारे इस रजिस्टर के थ्रू करंट फ्लो कर रही है, ऊपर से नीचे को फ्लो कर रही है। करंट का डायरेक्शन ए से बी की तरफ होगा, ठीक है। अगले हाफ ऑफ द Yes. साइकिल में क्या होगा, इसका पोटेंशियल जो होगा वो इससे ज्यादा हो जाएगा। Yes, sir. जब इसका पोटेंशियल इससे ज्यादा हो जाएगा तो ये डायोड हमारा क्या बनेगा, रिवर्स बायसिंग में आ जाएगा। Yes, sir. इट विल ब्लॉक द करंट। Yes, sir. इस Yes. रजिस्टर के थ्रू कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, ठीक है। तो अगला हाफ जो साइकिल है उसमें करंट नहीं होगा रजिस्टर में। फिर अगले हाफ में आपको मिलेगा कि ऊपर वाले का पोटेंशियल हायर हो गया, नीचे वाले का लोअर हो गया, फिर से करंट आएगी। Yes, sir. ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करेगी, ए से बी को फ्लो करेगी, और फिर अगले हाफ में आपको मिलेगा करंट जो होगी वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या मिल रहा है कि इस एसी इनपुट से जो आउटपुट हमको मिल रहा है उसमें केवल हाफ ऑफ द साइकिल के लिए हमारे लोड रजिस्टर में करंट का अपीयरेंस हो रहा है। तो इस तरीके का जो रेक्टिफिकेशन होता है इसको बोलते हैं हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है वर्किंग भी और इसका डायग्राम भी। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, फुल वेव रेक्टिफायर की तरीके से भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। उसमें दो डायोड यूज करना पड़ेगा। फुल वेव रेक्टिफायर, ये मान लो कि तुम्हारा ट्रांसफार्मर का रिप्रेजेंटेशन हो गया, यहाँ पे अल्टरनेटिंग सोर्स लगा दिए, ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल हो गई। एक डायोड आपने यहाँ लगाया यानी कि पीएन जंक्शन, एक पीएन जंक्शन आपने यहाँ पे लगाया, ठीक है भाई। और लोड रजिस्टर को ये जो सेकेंडरी कॉइल है उसके मिड पॉइंट से लोड रजिस्टर को आपने जोड़ दिया, यहाँ पे ये मिड पॉइंट है, यानी कि इधर में नंबर ऑफ टर्न, इधर में नंबर ऑफ टर्न इक्वल। ये आपका इनपुट सिग्नल है, फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल इसका पोटेंशियल इससे ज्यादा है, ठीक है ना भाई। Yes, sir. Yes, sir. तो हम इसको दो बार प्लस दिखा दे रहे हैं केवल समझने के लिए। तो इसके कंपैरिजन में इसका पोटेंशियल अगर कम है तो इसका पोटेंशियल जो होगा वो इसके कंपैरिजन में कम होगा, बट इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा। डबल प्लस Yes. का मतलब ज्यादा पोटेंशियल, प्लस का मतलब थोड़ा कम पोटेंशियल। ये हम सिंबल यूज कर रहे हैं केवल समझने के लिए, ठीक है।
तो जो मिड पॉइंट है उसका पोटेंशियल जो होगा वो इस वाले से ज्यादा होगा और इस वाले से कम होगा, ठीक है ना? यस Yes. सर। Yes, sir. तो अब आपको क्या दिख रहा है कि ये जो डायोड है ये तो फॉरवर्ड बायसिंग में है Yes, sir. और ये वाला रिवर्स में है। Yes, sir. तो ये डायोड हमारा कंडक्ट कर जाएगा, इस रजिस्टर के थ्रू करंट दाहिने से बाएं को फ्लो करेगी। Yes, sir. ठीक है, तो आपको मिल रहा है कि जो फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल है उसमें D1 के कंडक्ट करने के कारण हमारे लोड रजिस्टर में दाहिने से बाएं की तरफ करंट फ्लो कर रही है। ये करंट का मान लीजिए कि रिप्रेजेंटेशन हो गया राइट टू लेफ्ट का। मैग्नीट्यूड उसकी बदलेगी डिपेंडिंग ऑन की आपने जो है वोल्टेज अल्टरनेटिंग लगाया है, तो मैग्नीट्यूड इसका बदलेगा ही, ठीक है ना? Yes, sir. अब इसको कांस्टेंट डीसी में बदलने के लिए और फिल्टर वगैरह लगाना पड़ेगा, बट यूनिडायरेक्शनल करंट तो मिल जाएगी ना, डीसी तो बन जाएगी। कांस्टेंट Yes, डीसी नहीं बनेगी बट डीसी बन जाएगी, है ना? yes, Yes, sir. अब देखो जो अगला हाफ साइकिल है जो ये नीचे वाला है, नीचे वाले का मतलब अब इसका पोटेंशियल ज्यादा हो गया इसके कंपैरिजन में। तो अब ये जो है डायोड हमारा फॉरवर्ड बायसिंग में हो जाएगा, ये रिवर्स बायसिंग में हो जाएगा। Yes, sir. अब की बार इस डायोड के कंडक्ट करने के कारण फिर से करंट दाहिने से बाएं आएगी, राइट टू लेफ्ट। यस करंट यूनिडायरेक्शनल होगी, ठीक है ना? तो जो सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल है वहां पे भी हमको इस लोड रजिस्टर में करंट मिलेगा और डायरेक्शन ऑफ द करंट जो होगा दैट विल बी ऑलवेज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, चाहे वो पॉजिटिव हाफ हो चाहे निगेटिव हाफ हो, ठीक है? तो इसमें आपको क्या मिल रहा है कि दोनों हाफ ऑफ द साइकिल में आपको करंट थ्रू द लोड सेम डायरेक्शन में मिल रहा है, यानी कि ये जो एसी था दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द डीसी, और दोनों पार्ट इसका कन्वर्ट हुआ तो इसको फुल वेव रेक्टिफायर कहेंगे, यस ठीक है भाई? Yes, sir. तो ये आपका दो तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो, फुल वेव की तरीके से भी और हाफ वेव की तरीके से भी रेक्टिफिकेशन के लिए। ये हो गया रेक्टिफायर। अब आते हैं थोड़ा सा जेनर के बारे में बात करते हैं। जेनर डायोड, जेनर डायोड जो है वो स्पेसिफिक पर्पज पीएन जंक्शन है, ठीक है? जो रिवर्स बायसिंग के जेनर रीजन में वर्क करने के लिए डिजाइन करा जाता है। स्पेसिफिक पर्पज पीएन जंक्शन which is designed जेनर या इसी का एक दूसरा नाम भी है, एवलांच भी कहते हैं, एवलांच रीजन। एवलांच रीजन मतलब जो हमने ये ग्राफ बनाया था ना, ये हमको ग्राफ बनाया था ना पीएन जंक्शन का, ये हमारा फॉरवर्ड बायसिंग के करेस्पॉन्डिंग था ऐसा, और रिवर्स बायसिंग में आपको मिला था कि एकाएक जो है करंट में इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है ना? ये आई है, ये वी है, और इस पोटेंशियल को हम बोलते हैं एवलांच वोल्टेज या जेनर वोल्टेज।
तो जेनर डायोड को आप यूज करते हैं जब कभी भी आपको एक वेरिएबल इनपुट के लिए कांस्टेंट आउटपुट चाहिए होता है, तो वहां पे आप जेनर डायोड यूज करते हैं। ठीक है ना भाई? मान लो कि आपका वोल्टेज फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है ना, डीसी है लेकिन फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है, डीसी वोल्टेज sir. है और वो फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है, और आपको कांस्टेंट डीसी आउटपुट चाहिए, तो वहां पे आप इस पर्टिकुलर डायोड को जो है वो यूज करते हैं, जिसको जेनर डायोड या फिर जो है अवलांच डायोड कहते हैं। इसका जो सर्किट में सिंबल है वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। जेनर डायोड जहां भी सर्किट में होगा उसको सिंबल जो देंगे आप, जो उसका यूज करा जाता है वो ये है, ठीक है। ऐसे लाइन खींच दी जाएगी दो ठे, ठीक है। तो ये सिंबल है इसका, जब सर्किट में जहां भी होगा तो ये लाइन यहाँ से ऐसे टेढ़ी दो डाल दी ना, ऐसे लाइन जब लगा होगा एन साइड में, तो समझिए कि ये हमारा क्या है, जेनर डायोड है। ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यस ठीक है भाई। सर्किट में आपको इसको दिखाने के लिए आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और जो भी हमारा जेनर डायोड होगा वो किसी न किसी एक वोल्टेज के बाद ही वो रिवर्स बायसिंग में कंडक्ट करेगा। तो नेचुरल है कि ये रिवर्स बायसिंग में वर्क करने के लिए डिजाइंड है ना। Yes, ये sir. हमेशा यूज इन रिवर्स बायसिंग है ना, रिवर्स बायसिंग में ही इसको यूज करना है, ठीक है भाई। अब जैसे मान लो कि हमारा कोई सोर्स है, इसका अपना कुछ वोल्टेज है जो कि फ्लक्चुएटिंग है, फॉर ए टाइम बिंग अज्यूम कर लीजिए, और जो हम इसके साथ जेनर डायोड यूज कर रहे हैं उसका जो जेनर वोल्टेज है उससे ऊपर में इसका फ्लक्चुएशन अपीयरेंस में आ रहा है, ठीक है। तो इधर में अगर हम एक लोड लगा दें तो होगा क्या, ये अगर फ्लक्चुएटिंग है तो इसके टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, जैसे ही इस जेनर रीजन के बियॉन्ड जाएगा तो जो एक्सेस करंट होगी ड्यू टू द अवलांच, दैट इज गोइंग टू फ्लो थ्रू दिस पर्टिकुलर जंक्शन। Yes, sir. और हमारा जो जेनर वोल्टेज है उसी वोल्टेज के बराबर का वोल्टेज हमेशा इस लोड रजिस्टर के अक्रॉस जो होगा, दैट इज गोइंग टू बी मेंटेन्ड, वो हमेशा इसी के अक्रॉस मेंटेन्ड रहेगा, ठीक है ना भाई। आप चाहो तो यहाँ पे रजिस्टर भी लगा सकते हो या एज इट इज आप छोड़ सकते हो, ठीक है ना भाई। तो अगर यहाँ का जो वोल्टेज है वो हमको इस लोड रजिस्टर के अक्रॉस एक कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, है ना, तो उसके अक्रॉस हम जेनर को यूज कर लेंगे और सोर्स जो हमारा होगा वो इसके लिए रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट किया जाएगा, यानी कि एन साइड का पोटेंशियल हम हायर रखेंगे एज कंपेरिजन टू पी साइड के, ठीक है भाई। Yes. यस सर। तो जैसे ही ये जनरल रीजन अपीयरेंस में आएगा, आपको मिल रहा है क्या कि करंट अब्रप्टली जो है वो इंक्रीज कर जा रही है, तो जो भी Yes, sir. एक्सेस करंट होगी वो हमारी इसके थ्रू फ्लो कर जाएगी, इस लोड रजिस्टर के अक्रॉस जो करंट होगी दैट विल बी ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ठीक है ना, अगर इसका वोल्टेज बढ़ता है तो। और हमारे इस जेनर का जो एवलांच वोल्टेज है वही वोल्टेज इस लोड रजिस्टर के अक्रॉस मेंटेन्ड रहेगा ऑलवेज। क्लियर है बात? Yes, sir. ठीक है। जैसे मान लो कि ये जो हमारा जेनर वोल्टेज है वो V नॉट के लिए डिजाइंड है और इधर में हमने V इससे बड़ा अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, इसके अक्रॉस तो वोल्टेज V नॉट का ही रहेगा,
उसके करस्पॉन्डिंग करंट यहाँ पे फ्लो करेगी, और जो एक्सेस करंट इस वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग होगी, मान लो कि ये R0 है, ये RL है लोड रेजिस्टेंस, तो जो एक्सेस करंट होगी दैट इज गोइंग टू फ्लो थ्रू दिस पर्टिकुलर जेनर डायोड, है ना। इसके थ्रू जो करंट होगी आई, अगर उसको हम आई का नाम देते हैं और यहाँ पे जो करंट है वो I0 है, तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या होगा कि I इंटू RL दैट शुड बी इक्वल टू V0, जो जेनर वोल्टेज है, और जो एक्सेस करंट होगी वो हमारे इसके थ्रू चली जाएगी, और कितनी होगी उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे भाई, यहाँ से जो करंट जा रही होगी IZ अगर कह रहे होंगे, तो आपके पास जानकारी है कि V माइनस का V0 डिवाइडेड बाय R0, ये तो I0 होगा। इस वाले लूप में घूम जाओ, होगा ना। हाँ। तो IZ Yes, की sir. वैल्यू अगर आपसे कोई पूछता है कि कितना उस समय जेनर डायोड के थ्रू करंट जा रहा है, तो ये क्या लिखा जाएगा भाई, I0 माइनस का IL, है ना, I0 माइनस का I, तो V माइनस का V0 डिवीजन में R0 माइनस का V0 बाई RL, दिस विल बी जेनर के थ्रू करंट हो जाएगी। ठीक है, सर्किट की एनालिसिस बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे आप करते आए हैं, कोई एक्स्ट्रा इसमें वर्किंग नहीं है। क्लियर है ये भी, जेनर का बात वर्किंग भी। यस सर। ये हो गया आपका जेनर डायोड। अब आ जाइए फोटो डायोड की बात कर लेते हैं। फोटो डायोड लाइट सेंसर के लिए जो डायोड यूज किया जाता है वो हमारा फोटो डायोड है ना, लाइट सेंसर। देखते होंगे ना, कई बार आपका कई इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे नाइट बल्ब आजकल बड़ा सिंपल मिल रहा है ना, कि जैसे ही रोशनी होती है नाइट बल्ब अपने आप बुझ जाता है, और जैसे ही रात होती है नाइट बल्ब अपने आप जल जाता है ना। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो वहां पे फोटो सेंसर लगा है, उसी से के साथ उसकी स्विचिंग का अरेंजमेंट कर दिया गया, यानी कि लाइट उस पर पड़ेगा तो वो उसको सेंस कर लेगा। उसी वही डायोड जो है उसकी बात हम कर रहे हैं, लाइट सेंसर की तरीके से आप इस डायोड को यूज करते हैं। और ये भी जो डायोड है वो हमारा जो है रिवर्स बायसिंग में वर्क करने के लिए डिजाइंड है, ये भी वर्क्स इन रिवर्स बायसिंग। फोटो डायोड भी रिवर्स बायसिंग में वर्क करता है। इसमें क्या है कि स्पेसिफिकली इस तरीके से डिजाइन करा जाता है कि एक तरफ तो पी साइड है, एक तरफ एन साइड है, एक तरफ की जो थिकनेस है वो बहुत छोटी रखते हैं, है ना, बहुत छोटी, मतलब कुछ माइक्रोमीटर्स में। तो पी साइड का या एन साइड का, किसी एक साइड का जो है आपने थिकनेस जो है वो बहुत छोटा रखा। मान लो कि हम पी साइड का ही थिकनेस छोटा कर दे रहे हैं, ये एन साइड है ये, और ये पी साइड है ना, इसकी थिकनेस हम बहुत छोटा रखे। अब लाइट इस पे आकर के पड़ रही है, तो ये लाइट जो है ये एन साइड का जो सेमीकंडक्टर है उसको पेनिट्रेट करके डिप्लीशन रीजन में चली जाएगी। बहुत थिकनेस आपने उसका कम रखा, ठीक है, तो ये पेनिट्रेट करके डिप्लीशन रीजन में चली जाएगी भाई। और डिप्लीशन यस। रीजन में जब ये जाएगी तो वहां पे जो हमारे बॉन्ड्स हैं, ऐसा मटेरियल आप यूज करते हैं कि वो बॉन्ड का जो बैंड गैप है वो लाइट के करेस्पॉन्डिंग हो। यानी कि आप अगर रेडिएशन की बात कर रहे हैं, लाइट मतलब हमारा विजिबल रेडिएशन की, तो 1.8
इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आपको मालूम है कि हमारा जो होगा बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, है ना। लाइट 1.8 से डिवाइड करो 1240 को, देखो कितना मिलता है, 700 से कम आ जाएगा ना। है 700 से कम हो जाएगा। 1240 को 1.8 से डिवाइड करो, 700 से कम हो गया। तो लाइट इस पे हम इम्पिंज करा रहे हैं, और इधर में मान लीजिए कि एक लोड रजिस्टर लगा दिया, और इधर में इसकी रिवर्स बायसिंग कर दी। तो जब तक इस पे लाइट नहीं पड़ेगी तब तक तो ये हमारा जो है कंडक्ट नहीं करेगा, यस सर। क्योंकि रिवर्स बायसिंग में लाइट पड़ा जिसका जो है फोटान की एनर्जी जो बैंड गैप है उससे ज्यादा है, तो क्या होगा, वो फोटान जो है वो बॉन्ड को तोड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड में चले जाएंगे, यस सर। कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर जनरेट होने लगेगा। तो जो हमारा डिप्लीशन रीजन है उसमें जब हमारी लाइट जाके पड़ रही है तो इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर जनरेट होंगे, और उसके जनरेशन के कारण जो ड्रिफ्ट करंट होगी दैट इज गोइंग टू इंक्रीज, है ना। ड्रिफ्ट करंट बढ़ी और उसके इन्फ्लुएंस में हमारे इस रजिस्टर के थ्रू भी करंट फ्लो करेगा। तो जैसे ही हमारा यहाँ पे सेंसर लगा है कि इसके थ्रू करंट ऑब्जर्व करेगा, वो सेंसर ये जज कर लेगा कि हमारे इस पर्टिकुलर डायोड के ऊपर जो है लाइट पड़ी है, ठीक है। तो लाइट सेंसिंग डिवाइस हो गई जो कि फोटो डायोड कहलाता है ना। यानी कि लाइट के पड़ने पे जो कंडक्ट करता हो वो फोटो डायोड हो गया, है ना। और ये कंडक्ट कैसे करेगा, ड्यू टू द ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर जनरेट होंगे। अब आपके मन में आ सकता है भाई कि इसको हम रिवर्स बायसिंग में क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, फॉरवर्ड बायसिंग में क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। फॉरवर्ड बायसिंग में भी तो लाइट पड़ने से जो है वो बॉन्ड्स टूटेंगे ही टूटेंगे, है ना। तो फॉरवर्ड बायसिंग में तो ये तो हमारा पहले से इस रजिस्टर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा था, लाइट के पड़ने से केवल ड्रिफ्ट करंट बढ़ेगी तो हमारे सर्किट की करंट घटेगी ना, करंट में फ्लक्चुएशन होगा। करंट के फ्लक्चुएशन को रिकॉग्नाइज करने से आसान है करंट को डिटेक्ट करना, है भाई। यस सर। यस सर। करंट का डिटेक्ट करने ज्यादा आसान है एज कंपेरिजन टू फ्लक्चुएशन को जो है वो डिटेक्ट करने के। इसी वजह से जो फोटो डायोड है वो रिवर्स बायसिंग में वर्क करने के लिए जो है वो डिजाइन करे जाते हैं। क्लियर है बात ये भी। यस सर। अब इसी तरीके से एक एलईडी है, आप लोग यूज करते ही करते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड। आजकल तो इसी का जमाना है भाई। एलईडी का मतलब लाइट इमिटिंग डायोड है, एलईडी। घरों में यूज होता है ना एलईडी बल्ब। जी सर, होता है। यस। तो यही है लाइट इमिटिंग डायोड, है ना। एलईडी मतलब लाइट इमिटिंग डायोड। अब देखो थोड़ा सा इसकी वर्किंग को समझ लीजिए। तो सीधा सीधा पहले ब्लॉक वाले से हम समझते हैं, फिर उसमें देखेंगे। ये हमारा जो है एक तरफ पी साइड है, एक तरफ एन साइड है ना। ये होल 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 होल, ये इलेक्ट्रॉन 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 होल। ये पी साइड है, ये एन साइड है, ठीक है।
मान लो कि हमने यहाँ पे वो वाला सेमी कंडक्टिंग मटेरियल यूज करा है जिसका बैंड गैप जो है वो जो विजिबल रीजन की हमारी लाइट है उसके फोटान की एनर्जी के आसपास का है ना। यानी कि 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। 3 पे 400 आ जाएगा क्या? 400 के आसपास। 400 से 700 होता है ना। यस सर। 400 नैनोमीटर Yes. से 700 नैनोमीटर आपको मालूम है ना। यस तो ऐसा मान लो कि आपने यहाँ पे सेमी कंडक्टिंग मटेरियल यूज करा जिसका जो बैंड गैप है 1.8 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच का है। Yes, sir. और इधर से होल इधर को माइग्रेट कर रहे हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर को माइग्रेट कर रहे हैं। आपने फॉरवर्ड वाइसिंग लगा दी है ना, इसकी फॉरवर्ड वाइसिंग कर दी है। अब ये जो होल और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर को जाएंगे, इसकी डोपिंग हाई करी जाती है ना, ज्यादा इसमें इम्प्योरिटी मिलाते हैं जिससे कि इनका कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा रहे इलेक्ट्रॉन और होल के का इंडिविजुअल साइड में, हाईली डोप्ड। ठीक है, तो ये इधर से होल जो इधर जा रहा होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जो जा रहा होगा, तो ये ऐसा तो भी तो होगा या होता ही है, ऐसा भी होगा कि ये इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे में फ्यूज कर जाए। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो इधर से इधर को जा रहा है वो इधर में बॉन्ड का पार्ट बन जाए। बॉन्ड का पार्ट बन जाएगा जब ये दोनों फ्यूज करेंगे, होल और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का पार्ट हो जाएंगे, तो जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है दैट एनर्जी विल बी इमिटेड इन फॉर्म ऑफ फोटॉन। Yes, sir. ठीक है, और आपने जो है ऐसा सेमी कंडक्टिंग मटेरियल रखा है जिसका बैंड गैप जो है वो हमारे विजिबल रीजन के फोटॉन के एनर्जी के करस्पॉन्डिंग है। तो क्या होगा कि वहां से जो रेडिएशन निकलेगा वो हमारा विजिबल रीजन का होगा। Yes, sir. यही लाइट इमिटिंग डायोड है, सिंपल। ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन और होल का पेयरिंग होती है, जब माइग्रेट करने वाले जो हमारे होल और इलेक्ट्रॉन है डिप्लीशन लेयर में एक दूसरे से पेयर कर जाते हैं, यानी कि बॉन्ड के पार्ट बन जाते हैं, तो जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है दैट इज गोइंग टू बी इमिटेड इन फॉर्म ऑफ फोटॉन। और अगर आपने वो रीजन, जनरल डायोड के लिए वो इंफ्रारेड रीजन है, लेकिन आपने मटेरियल ऐसा यूज करा जैसे गैलियम आर्सेनाइड हो गया, है ना, उसमें थोड़ा सा एल्युमिनियम मिला देते हैं, तो ये एलईडी के लिए एक अच्छा मटेरियल बन जाता है ना। इंडियम फास्फाइड है, गैलियम आर्सेनाइड है, ये सब नाम याद रखना। गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फास्फाइड, इसमें थोड़ा सा एल्युमिनियम मिक्स कर देते हैं, तो ये हमारा सुटेबल जो है वो सेमी कंडक्टिंग मटेरियल बन जाता है जिससे कि एलईडी जो है वो बनाया जा सकता है। और वर्किंग का तरीका बड़ा सिंपल सा है भाई, कि जब होल और इलेक्ट्रॉन का जो है रिकॉम्बिनेशन होगा, यानी कि बॉन्ड के फॉर्मेशन में ये यूटिलाइज होंगे, तो जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है दैट एनर्जी इज गोइंग टू बी इमिटेड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फोटॉन। कौन सा मटेरियल आपने यूज किया है उस पर डिपेंड करेगा कि किस तरीके की लाइट वहां से निकलेगी, है ना, किस कलर की लाइट निकलेगी। ठीक है भाई। Yes, sir. तो ये हो गया एलईडी। अब कल हम लोग एसी में थोड़ा सा फोटो सेल की बात कर लेंगे, सोलर सेल जिसको कहते हैं, और फिर ट्रांजिस्टर की बात करेंगे। आज की कहानी यहीं पे खत्म। थैंक यू
1 मिनट अटेंडेंस नहीं हुई है, भागिएगा नहीं। कल परसों इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म। सर चार फिर क्लास, रिवीजन स्टार्ट, हाँ 4 क्लास में खत्म हो जाएगा वो। और फिर रिवीजन भी करवाएंगे। हाँ सर इस वीक में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? हाँ उम्मीद तो है। अरे अब तुम्हारा ये सेमीकंडक्टर खत्म हो गया तो 1 दिन लगेगा आपका कम्युनिकेशन में, कहानी है सुनानी है, और फिर यस 1 दिन में स्क्रूगेज वर्नियर कैलिपर बता देंगे, और तो एक्सपेरिमेंटेशन सारे करे ही हैं, हो जाएगा। सर कल आपकी 2 क्लास है ना? पता नहीं कल लगी है क्या, तो आगे क्या टाइम टेबल? यस सर, डाउट में लगी है। डाउट डाउट तो आज भी थी, तो डाउट में तुम लोग आते नहीं कहाँ? सर, क्लास लगी है डाउट की जगह। अच्छा वो क्लास लगी है, तो ठीक है भाई, यस क्लास सर। में आ जाना तुम लोग। हाँ कल इसको ट्रांजिस्टर तो खत्म ही कर देगा, खत्म, केवल लॉजिक गेट रह जाएगा। थैंक यू सर। मैथ खत्म हो गया क्या तुम लोग का? हाँ? यस सर। बहुत तेजी यस से सर खत्म। खत्म। चलो हमारा भी हो जाएगा इस हफ्ते में खत्म। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके लीव कर थैंक दो। यू सर। ओके बेटा। गुड नाइट।